हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन को। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन? अब मैकेनिकल वेंटिलेशन में एक मशीन का यूज़ किया जाता है जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। अब ये वो मशीन है जो कि हेल्प करती है किसी इंडिविजुअल और पर्सन को ब्रीथ लेने में। जब कोई इंडिविजुअल खुद के बिहाफ पे ब्रीथ नहीं ले पाता तो उसको हम ब्रीथ देते हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीन जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। ओके। अब ये मशीन पंप करती है एयर को इनटू द लंग्स अनलाइक नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, इस मशीन का काम होता है कि एयर को लंग्स की तरफ पंप करे ताकि जो पर्सन है वो ब्रीथ कर पाए। तो सिंपली मैकेनिकल वेंटिलेशन का यही काम होता है, यही पर्पस होता है। सो व्हाई इट इज़ यूज्ड? हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को क्यों यूज़ करते हैं? तो पहले तो इसका यूज़ ये है, कंट्रोल ब्रीथिंग ड्यूरिंग सर्जरी। अगर कोई हम सर्जरी कर रहे हैं और उस दौरान हमने उसको सेडेटिव्स दिए हुए हैं तो सेडेटिव्स की वजह से भी जो ब्रीथिंग रेट है वो डिक्रीज़ होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी के दौरान हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। रेस्ट द रेस्पिरेटरी मसल। अब किसी रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई ऐसी कंडीशन हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस दौरान रेस्पिरेटरी मसल को रेस्ट करवाने के लिए भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं कि भाई अब आप रेस्ट करें, आपका काम जो है ना वो मैकेनिकल वेंटिलेटर करेगा। सेकंड इसका काज ये था। तीसरा यूज़ ये है, व्हेन अ पेशेंट इज़ अनेबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन सच एज रेस्पिरेटरी फेल्यूर, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये वो कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्यूर हो जाता है और उस कंडीशन में उस दौरान जो पेशेंट है वो खुद के बिहाफ पे ब्रीथ नहीं ले पाता, तो उस दौरान भी हम उसको ब्रीथ देने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। देन डिस्कस करते हैं वेंटिलेटर सेटिंग्स की कुछ बेसिक और की पॉइंट्स को। पहले आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम VT भी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम सिंपली वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि डिलीवर किया जाता है विथ ईच ब्रीथ। एक ब्रीथ में जो वॉल्यूम वो इनहेल करता है, यानी वो वॉल्यूम जो उसको प्रोवाइड करता है वेंटिलेटर एक ब्रीथ में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 500 से 800 ml तक हो सकता है। देन है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट नंबर ऑफ ब्रीथ है जो कि डिलीवर किए जाते हैं पेशेंट्स को पर मिनट। अब पर मिनट में हम जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स देते हैं वो 12 to 20 देते हैं। ओके। अब इनके बीच में हम कोई भी जो नंबर ऑफ ब्रीथ है वो सेट कर सकते हैं वेंटिलेटर में कि आपने इस बंदे को 1 मिनट में 12, 13 या फिर 14 ब्रीथ्स देनी है। ओके। देन है FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। अब ये क्या है? ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है एयर में जो कि डिलीवर की जाती है पेशेंट को। अब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21 से 100% तक हो सकती है। 21 जो इन्वायरमेंटल एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो 21% होती है और मैक्सिमम ये 100% तक हो सकती है। तो FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन में सिंपली हम कंसंट्रेशन देखते हैं जो कि प्रेजेंट होती है उस एयर में जो कि पेशेंट को हम डिलीवर करते हैं। देन लास्ट है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसको हम पीप बोलते हैं। अब ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ प्रेशर है इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब है जब ब्रीथ आउट करते हैं, इनहेल करते हैं तब जब, तो उस दौरान हम एयर को इन करते हैं, जब उस एयर को वापस निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन जब ख़त्म होती है तो उस दौरान एक प्रेशर होता है जिसको हम पीप बोलते हैं और वो प्रेशर क्या करता है? एल्वुलाई को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर सारी एयर जो है वो निकल जाएगी सारे प्रेशर के साथ तो पीछे जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा तो जब वो बंदा फिर से ब्रीथ करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी उस कोलैप्स्ड एल्वुलाई को ओपन करने में। तो
एल्विलाई की कोलैप्स को रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का यूज़ किया जाता है, जो कि कंटिन्यूसली पॉजिटिव उसको प्रेशर देता है ताकि जो एल्विलाई है वो ओपन रहे। देन डिस्कस करते हैं मजीद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन को। नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में हम मशीन का यूज़ करते हैं और वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें जो एयर है वो प्रेशर से पुश की जाती है लंग्स के अंदर। दिस फोर्सफुल एयर एंटरिंग इनटू लंग्स कैन कॉज बेरोट्रामा। अब अगर पॉजिटिव प्रेशर से कंटिन्यूसली फोर्सफुली एयर एंटर हो रही है लंग्स में, तो उसकी वजह से बेरोट्रामा हो सकता है। बेरोट्रामा मतलब एल्विलाई में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो उसकी वजह से वहाँ पर होल हो सकता है। होल से एयर पास करेगी, जब वो पास करेगी तो बाहर कैविटी में फिल हो जाएगी। फिर वो वापस जो एयर है उसको उसके ऊपर लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसको हम बेरोट्रामा बोलते हैं। यानी एयर की वजह से और प्रेशर की वजह से जो लंग्स है वो डैमेज हो जाए, उनमें ट्रामा हो जाए, इसको हम बेरोट्रामा बोलते हैं। देन नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम सिंपली नॉर्मल ब्रीथिंग को बोलते हैं, जिसमें डायफ्राम अपने नेगेटिव प्रेशर को यूज़ करके ऑक्सीजन को ब्रिंग करता है। यानी जब नेगेटिव प्रेशर हुआ तो बाहर वाली जो एयर है उसको हम इनहेल कर पाएंगे, तो ये डायफ्राम करता है। ओके, सो नेगेटिव के लिए आप थिंक करें नॉर्मल ब्रीथिंग। देन है अंडरस्टैंडिंग अपॉन अलार्म्स। तो अलार्म जो होते हैं वेंटिलेटर पे वो हाई प्रेशर अलार्म और लो प्रेशर अलार्म होते हैं। अब इसमें हाई के लिए आप थिंक करें हाई ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो। अगर जो एयर फ्लो है उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उस दौरान जो प्रेशर है वेंटिलेटर का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो हाई प्रेशर अलार्म रिंग करता है। ओके, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सामने जो है वो रास्ता जो है वो नैरो हो गया है, तो हमें ज़्यादा प्रेशर की नीड है एयर को इन करने के लिए। तो आपने जब भी हाई प्रेशर अलार्म रिंग करे तो आपने हाई ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो को याद रखना है। काजेस क्या है इसके? एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन, किंग्स, कफिंग या फिर पल्मोनरी एडिमा और नीमोथोरिक्स और अ पेशेंट फाइटिंग द वेंटिलेटर। कुछ दौरान क्या होता है, अनकॉन्शियसली जो पेशेंट होते हैं वो ट्यूब को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। तो इसकी वजह से भी जो ट्यूब है वो नैरो हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो उस दौरान आपको हाई प्रेशर अलार्म मिलेगा। लो प्रेशर अलार्म में आप लो थिंग्स लीक मीन्स जो एयर है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। तो इसके काजेज़ हैं डिस्कनेक्शन, कफ लीक और ट्यूब डिस्प्लेसमेंट। जो ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, या तो कफ लीक हो रहा है, या फिर जो ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गया है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जिसकी वजह से प्रेशर लो हो गया है। तो जब प्रेशर लो होगा तो उस दौरान भी वेंटिलेटर में लो प्रेशर अलार्म रिंग करेगा, तो आप जल्द से जाकर वहाँ पर सेट कीजिए। देन बात करते हैं नर्सिंग कंसीडरेशन की। तो मॉनिटर करना है एज अ नर्स, आपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उस पेशेंट की, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है, जिसमें उसकी ऑक्सीजन की लेवल, बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर हो गया, लंग्स साउंड को मॉनिटर करना है, एबीजीज एड्रियल ब्लड गैसेस को मॉनिटर करना है, सिम्टम ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जो वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया होती है उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को मॉनिटर करना है एज अ नर्स जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर प्रेजेंट है। देन सक्शनिंग में नर्स का काम क्या होता है? सक्शन सिक्रेशन ओनली नीडेड, ये तब नीडेड होती है जब नेवर सक्शन व्हेन इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू द एयरवे। जब जो आपने यहाँ पर सक्शन तब नहीं करनी जब कैथेटर एयरवे में इंसर्ट किया हुआ है, उस दौरान सक्शन नहीं करनी। नेवर सक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा भी सक्शनिंग नहीं करनी, और सक्शन से पहले आपने 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है या फिर एडमिनिस्टर करनी है। तो ये नर्सिंग कंसिडरेशन थी सक्शनिंग के लिए।
ओरल केयर की बात करें तो क्लीन द माउथ विथ क्लोरहेक्सिडीन एवरी 2 आवर। 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद उसका जो माउथ है उसको क्लीन करना है क्लोरहेक्सिडीन से और डाइन से। देन मोबाइल सिक्रेशन में टर्न और रिपोजिशन करना है पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद, ताकि जो सिक्रेशन से वो उससे बाहर चली जाएं। कीप द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री पर उसकी जो बेड की एंगल है वहाँ पर रखनी है, ताकि वो थोड़ा ऊपर हो सके, क्योंकि इससे क्या होगा, जो फ्लूइड वगैरह है वो लंग्स में नहीं जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हमने एडमिनिस्टर करने हैं PPIs एंड H2 ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट स्ट्रेस एंड डिक्रीज एसिड। सो इसमें ओमिपेराजोल एंड फेमोटिडाइन। ओके, ओमिपेराजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओके, एंड ये हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट है, जो कि H2 ब्लॉकर जिसको हम बोलते हैं। So this was the whole about mechanical ventilation.